Hi again, I hope you are doing good. This is the first demo lecture of CMA-DD for CS Professional New Syllabus June 24 and December 24 students. So without wasting any time, let's get started. So let's start with this compliance framework. ठीक है, compliance framework में ना आपको सबसे पहले ये समझना है कि यार इसका मतलब क्या है आखिर compliance framework का। तो देखो बचपन में ना हम सबने बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं, ठीक है। अब उन गेम्स में क्या होता था, हम अपने ही रूल्स बना लेते थे, ठीक है, गाइडलाइंस बना लेते थे कि यार जितने भी लोग इस गेम को खेल रहे हैं वो इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गली क्रिकेट हो गया। अब गली क्रिकेट में क्या होता था, एक रूल कि किसी के घर में अगर बॉल डायरेक्टली चली जाती है तो आउट माना जाएगा, ठीक है। एक और रूल ऐसा होता था कि यार किसी के घर के कांच पे अगर बॉल डायरेक्टली लग गई तो भी आउट माना जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी हम गेम्स खेलते थे उसके लिए हम अपने अपने रूल्स बना लेते थे कि यार इस तरीके से काम जो है इसके अंदर चलेगा, ठीक है। वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो अपने खुद के लिए गाइडलाइंस बना लेती हैं, रूल्स बना लेती हैं, जो भी लीगल रेगुलेटरी या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करने के लिए, कि यार हम कैसे अपना काम कैरी आउट करेंगे कि वो लीगल रेगुलेटरी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के दायरे में हो, ठीक है। उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं, वो क्या है, आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा एक टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से डेटा प्रोटेक्शन। अब आपको पता है यार कि ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली हैंडल द सेंसिटिव डेटा ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो सेंसिटिव डेटा है वो उनको प्रॉपर्ली हैंडल करना है, लॉ के अंदर ये बात लिखी है, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो उसको पूरा करने के लिए वो जो भी गाइडलाइंस अपने लिए बनाएंगे या रूल्स बनाएंगे अपने लिए, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो गया। बिकॉज दैट इज हेल्पिंग देम टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। सो ये एक टेक्निकल एग्जांपल हो गया किसका, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का। इसका अगर एक क्या इसको लेकर के कोई कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, कोई स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड इस चीज के ऊपर, द आंसर इज यस। ठीक है, आईएसओ 27001 करके एक है, ठीक है, स्टैंडर्ड, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बनाया गया है, जिसमें ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। इट प्रोवाइड्स अ कंप्रिहेंसिव अप्रोच ऑन दैट, इट टॉक्स अबाउट दैट कि कैसे प्रोटेक्शन जो है वो करा जा सकता है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। तो कंपनीज वो भी अडॉप्ट कर सकती है, कंपनीज जो है अपने खुद के लिए भी डेवलप कर सकती है, बना सकती है, या अगर कंपनीज चाहे तो दे कैन डू अ मिक्स ऑफ बोथ, कि यार कुछ चीजें वहां से ले ली, कुछ खुद की डाल ली, राइट। बट डेटा प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज जो है करनी है, कंज्यूमर का डेटा प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जो गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो क्या हो गया, एक तरीके से कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। तो ये मतलब है कंप्लायंस फ्रेमवर्क का पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि यार इस चैप्टर के अंदर अब क्या क्या चीजें कवर करी गई है, तो इसमें पहले तो ये कवर करा गया है कि यार अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार करना है अपने लिए तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज कि जब आप कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस से डील कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बातें बस इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपको सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो बीओडी होता है, ठीक है, बीओडी को एस्टेब्लिश करना है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि कंप्लायंस विद लॉस को कंसिडर करा जाना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, बीओडी को कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है, क्यों, बिकॉज कंप्लायंस विद लॉस जो है वो आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो। स्ट्रेटजी क्यों बना रही है कोई कंपनी कि यार हम कैसे ऑपरेट करेंगे, हमारा काम हम कैसे कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं बना सकते जो कि लॉ के साथ वायलेशन में हो, ठीक है। जो भी स्ट्रेटजी आपको बनानी है वो क्या होनी चाहिए, वो लॉ को वायलेट नहीं करनी चाहिए। तो इट्स लॉजिकल, ठीक है। ये जो आप ग्रीन बॉक्स में देख रहे हो इसका रीजन लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि एक स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हो इट इन्वॉल्व्स स्टेप्स, राइट, व्हिच कुड लीड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉज आल्सो। और अगर आपने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना ली कि जो लॉ को वायलेट कर रही है तो इट विल लीड टू रेगुलेटरी एक्शंस एंड बिजनेस क्या करेगा इस केस में, सफर करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त मेरे को ये भी ध्यान में रखना है कि जो लॉ है वो क्या बोलता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप, ठीक है,
तो उसमें हम क्या कर रहे थे ना, हम उसके अंदर कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहते थे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम क्या होता है? तो कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम का एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे जब भी कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आप जब भी कोई चीज खरीदते हो तो आपको उसके बदले में ना कॉइन मिलता है, ठीक है। और फिर आप उन कॉइन्स को क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, राइट। तो हम भी ऐसे ही कॉइन ऑफर करना चाहते थे, ठीक है, या टोकन्स ऑफर करना चाहते थे कस्टमर को, कि वो जब जब भी हमारे प्लेटफॉर्म से बॉन्ड परचेस करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉइन देंगे या टोकन देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बीएसई जो है, ठीक है, बीएसई ने एक सर्कुलर निकाला, और उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने ये बोला कि आपको कोई भी ऐसी स्कीम वगैरह नहीं ऑफर करनी है कस्टमर को जो कि अ, उसको परसुएट करे टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला काम जो है हम वो जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमने स्ट्रेटेजी तो बना ली कि यार इस तरीके से हमारा बिजनेस तो एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। कैसे एक्सपांड होगा बिजनेस हमारा, जितने ज्यादा कस्टमर ट्रांजेक्शन करेगा हम उसको उतने ही कॉइन देंगे, जितने ज्यादा हम उसको कॉइन देंगे उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो और ज्यादा ट्रांजेक्शन करेगा, राइट। सो बेसिकली वी वांटेड कि यार हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाए। अब जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाए, इसके लिए हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे, बट ये स्ट्रेटेजी क्यों हम पूरी नहीं कर पाए, बिकॉज लॉ के अंदर लिखा है कि आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जो कि परसुएट करे किसको, इन्वेस्टर को, कि वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, राइट। यू कैन नॉट ऑफर एनीथिंग, टोकन्स, कॉइन्स, कोई भी और दूसरी चीज आप नहीं दे सकते उसको। तो अब जब हमको कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है आगे भी, तो हमको इन सब बातों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। जो भी अब बनाएंगे स्टार्टअप के अंदर, ठीक है, या किसी भी और कंपनी के अंदर, अगर वो कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि यार बिजनेस हमारा फलाना फलाना तरीके से हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, या वॉल्यूम हमारा इस तरीके से बढ़ सकता है, तो आपको वो चीजें उसमें इंक्लूड करनी है जो लॉ को वायलेट ना करे, राइट। अगर हम फिर भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, राइट, कॉइन देने वाली, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बीएससी सर्कुलर का वायलेशन हो जाता है, हमको लीगल एक्शन जो है वो फेस करना पड़ता। तो ये आपको समझना है कि पहली जो ये लाइन लिखी है कि बीओडी को एस्टेब्लिश करना है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्यों, बिकॉज कंप्लायंसेस विद द लॉज इज इंपॉर्टेंट जब आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ये ना सपोर्ट करता है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है सभी टाइप की रिस्क से डील करने के लिए, कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस कर सकती है उससे कैसे डील करेंगे, राइट। पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन जो है वो अपने पास रेडी रखना, जैसे ही वो रिस्क आएगी हम उससे डील कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब आप एक कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना लेते हो ना, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको मदद करता है जो रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस है उसको मैनेज करने में। तो अगर रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस को मैनेज करने में कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपकी मदद कर रहा है, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम कुछ हद तक कम हो जाएगा, द आंसर इज यस। सो इस तरीके से कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क किसको सपोर्ट कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो ग्रीन बॉक्स में वही वाली चीज लिखी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है क्या चीज करने में, मैनेज करने में सभी टाइप्स की रिस्क को इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। Now, having CCF helps to manage compliances properly. Proper compliances reduce the risk of non-compliance. अगर आप properly compliances carry out करोगे तो आपका risk of non-compliance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपका risk of non-compliance कम हो गया तो जो RMS के ऊपर काम है, ठीक है, मैनेज करने का, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इन दिस वे इट सपोर्ट्स RMS, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद में आप देखो कि जो अगला पॉइंट दिया है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, उसमें आपको बोला है कि बीओडी क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इफेक्टिव कंप्लायंस अप्रोच के लिए, ठीक है। एक इफेक्टिव कंप्लायंस अप्रोच बनाने के लिए बीओडी क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि आप सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम। जब आप कंप्लायंस प्रोग्राम बना रहे हो कंपनी का, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है। ऐसा क्यों, सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने से मेरी कंप्लायंस अप्रोच कैसे इफेक्टिव हो जाएगी, उसका लॉजिक आप लोग मेरे को बताओगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। बाकी दोनों जो पॉइंट है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनका तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर कोई भी कंप्लायंस अप्रोच है उसको मैं पेरियोडिकली रिव्यू करता रहूंगा,
राइट, कि वो कितनी इफेक्टिव है करंट सिनेरियो में, तो मेरे को समझ में आता जाएगा कि किस हद तक वो काम कर रही है, किस हद तक काम नहीं कर रही, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, वो मेरे को समझ में आ जाएंगे अप्रोच के। अगर मेरे को वीकनेस समझ में आ जाते हैं तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ जो है उसको तो मैं कॉन्टिन्यूसली कैपिटलाइज करूंगा ही। तो सेकंड वाला पॉइंट इज वेरी इजी कि आप पेरियोडिकली रिव्यू करते रहो इफेक्टिवनेस किसकी, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिससे आपको समझ में आता जाएगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, वो किस हद तक इफेक्टिव है, क्या वो आपके काम का है या नहीं है, क्या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। सेकंड, इसके बाद जो बोला उन्होंने, अपडेटिंग इट एज पर द चेंजेस इन लॉज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, आप कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहो किसके अकॉर्डिंग, जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, पढ़ा हुआ है हम सबने यार, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कॉन्टिन्यूसली लॉस चेंज होते रहते हैं, सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस बदलती रहती है, ठीक है, इंडस्ट्री बदलती रहती है। तो वो जो चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच को भी चेंज करना है, बिकॉज अगर आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करोगे एज पर द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो अप्रोच आपकी काम ही नहीं करेगी, राइट, रियल सिनेरियो में तो वो काम ही नहीं करेगी, वो तो ऑब्सोलीट हो जाएगी आपकी अप्रोच, पुरानी अप्रोच है वो, ठीक है। तो जैसे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आप अपनी कंप्लायंस अप्रोच को भी क्या कर लो, चेंज कर लो, सो दैट इट रिमेन्स इफेक्टिव इन द करेंट सिनेरियो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट तो समझ में आते हैं, लॉजिकली क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि यार एक टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने से या सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने से मेरी कंप्लायंस अप्रोच कैसे इफेक्टिव हो जाएगी, उसको लेकर के जो भी लॉजिक है, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि लॉजिक हो सकता है, पॉसिबल लॉजिक, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे ही डालने वाले हैं, तो यूट्यूब का ही कमेंट सेक्शन, ठीक है, कभी कभी मैं ऐसी फालतू की बातें कर लेता हूँ, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो सकता है ना, एक क्वेश्चन अलर्ट यहाँ पर मैंने डाला है, ठीक है। क्वेश्चन अलर्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन अलर्ट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो स्टेप्स वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा, वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो एक केस स्टडी फ्रेम करेंगे जिसके अंदर दे विल डिस्कस द करंट सीसीएफ ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है कंपनी का, वो डिस्कस करेंगे, एंड दे वुड आस्क यू कि ये जो कंपनी है ये जानना चाहती है कि कैसे ही अपनी कंप्लायंस अप्रोच को और इफेक्टिव बना सकती है, तो सजेस्ट बीओडी विद रिस्पेक्ट टू द सेम या एडवाइस बीओडी ऑन दिस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिख करके आने हैं, बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स है, ठीक है। एक तो सीनियर मैनेजमेंट वाला पॉइंट, दूसरा पेरियोडिकली रिव्यू करना है आपको, और थर्ड अपडेट करना है एज पर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक। इसमें या तो आपको एक सेपरेट ही केस स्टडी आ जाएगी सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर, या वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ी सी केस स्टडी बना देंगे विच विल बी फॉलोड बाय 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है, और एक क्वेश्चन उसमें से ये हो सकता है कि बीओडी वांट्स टू नो कि कैसे वो कंप्लायंस अप्रोच को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट्स जो है वो उसमें मेंशन करके आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट इसमें दिया है कि सीसीएफ हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स अचीव करने में बाय मिटिगेटिंग द रिस्क, ठीक है, रिस्क मिटिगेट करके जो सीसीएफ है, ठीक है, ऑब्वियसली किस रिस्क की हम बात कर रहे हैं, हम नॉन कंप्लायंस की रिस्क की बात जो है वो कर रहे हैं। तो नॉन कंप्लायंस की जो रिस्क है उसको मिटिगेट करके सीसीएफ मदद कर रहा है किस चीज में, ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स अचीव करने में। क्यों? अगर देखो आप की रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस नहीं होगी तो आपको कोई लीगल ऑब्स्टिकल फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट, आप अपने ऑपरेशंस स्मूथली कैरी आउट कर सकते हो। अगर आप अपने ऑपरेशंस स्मूथली कैरी आउट कर सकते हो तो आप आसानी से अपने गोल्स की तरफ क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है, यही आपको पॉइंट जो है इसके अंदर ध्यान में रखते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। 4 पॉइंट्स है ये, और हमने इसका लॉजिक जो है वो भी डिस्कस कर लिया। एक जो पॉइंट है कि सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके कैसे कंप्लायंस अप्रोच इफेक्टिव हो जाती है, उसका लॉजिक आप लोग मेरे को बताने वाले हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद इसमें ना एक केस स्टडी दी हुई है आपके लिए, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसा है मारुति सुजुकी का, ठीक है, मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसका कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसा है, क्यों बताया हुआ है आपको, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट करती है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि उनके पास सिस्टम्स है टू एंश्योर जीरो नॉन कंप्लायंस, उन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं इन प्लेस जिससे कि जो नॉन कंप्लायंस है वो हो ही ना, ठीक है, दे आर टारगेटिंग कि यार कोई भी नॉन कंप्लायंस ना हो, एक दो क्या कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन सेकंड वो क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस सर्टिफिकेट वो सबमिट करता है बीओडी को ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो कंपनी ने एक ये पॉलिसी बना ली अपने लिए कि यार हम है ना हर क्वार्टर में कंप्लायंस सर्टिफिकेट बीओडी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ लैप्सेस है या कहाँ लैप्सेस नहीं है और किस तरीके से कंप्लायंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट हो रहा है। थर्ड, कंप्लायंसेस को मॉनिटर करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। इससे क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे आपको पता लगता रहता है कि यार कंप्लायंसेस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो रही है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इन केस वायलेशन हो गया तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो।
फोर्थ इसमें बोला पीरियोडिक कंप्लायंस हेल्थ चेक्स होते रहते हैं कंपनी के अंदर। तो पीरियोडिक का मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया होगा कि यार हर 1 महीने में या हर 3 महीने में, ठीक है, या हर 6 महीने में एक हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है, कंप्लायंस हेल्थ चेकअप, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल का हेल्थ चेकअप होता है, आप अपनी हेल्थ चेक करवाने जाते हो कि यार किस तरीके से बॉडी काम कर रही है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या कर रही है, कंप्लायंस हेल्थ चेकअप की कंप्लायंसेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि किसी बाहर के इंडिपेंडेंट व्यक्ति को बुला लें, ठीक है, इस चीज को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट करवा लेते हैं यार एक बार, ठीक है। जैसे हम भी किसके पास जा रहे हैं, हम घर वालों से तो करवा नहीं रहे ना, हम तो बाहर जाते हैं डॉक्टर के पास, उसका थर्ड पार्टी ओपिनियन लेते हैं बेसिकली कि हमारी हेल्थ किस तरीके से काम कर रही है, राइट, कितने हेल्दी है, कितने हेल्दी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनली भी करवा सकते हैं, वो चाहे तो बाहर के किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को बुला करके इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी करवा सकते हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। इससे भी उनको पता चल जाएगा क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही, कहाँ पे सही करने की जरूरत है, कहाँ पे सही करने की जरूरत नहीं है। एंड फिफ्थ इसमें है कंप्लायंस मंथ ऑब्जर्व करा जाता है उसमें, ठीक है, हर साल टू रेनफोर्स कमिटमेंट टू कंप्लायंस। हर उन्होंने एक कंप्लायंस मंथ बना लिया कि ये मंथ इसमें हम सेलिब्रेट करें, जो भी कंपनी की कमिटमेंट है टुवर्ड्स कंप्लायंस उसको सेलिब्रेट करा जाए। तो इससे क्या होता है, कंप्लायंस की तरफ जो कमिटमेंट है वो भी बढ़ती है, प्लस कंप्लायंस कल्चर जो है वो भी बेटर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो ये होता है यार कि चलो पढ़ लिया बस, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे दोबारा से मैंने एक क्वेश्चन अलर्ट डाला है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, आपको वो एक कंपनी के ऊपर केस स्टडी बना करके दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि यार एडवाइस कर दो बीओडी को कि किस तरीके से वो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं, राइट। तो ये जो मारुति सुजुकी की केस स्टडी हमने पढ़ी, इसके जो पॉइंट्स है वो आप बता सकते हो कि यार वो सिस्टम्स बना सकते हैं फॉर जीरो नॉन कंप्लायंस, वो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स करवा सकते हैं, ठीक है, हेल्थ चेकअप यानी कि कंप्लायंस हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। देन उसके बाद में आप कंप्लायंस मंथ जो है वो ऑब्जर्व करा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट्स बोले थे कि कंप्लायंस को मॉनिटर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं बीओडी को ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो ये आप पॉइंट्स का यूज करके अपना वो जो आंसर है वो फ्रेम कर सकते हो, उस एंगल से पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें यही चीज लिखी है मैंने कि दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन in which company might want to improve its compliance management and you will be required to advise the company on what can be done for this. You can use the above points from the Maruti Suzuki case. तो ये जो है इस एंगल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे गवर्नेंस जो है इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से बीओडी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर रहा है एंटायर कंपनी को। बेसिक मीनिंग है कि किस तरीके से कंपनी जो है पूरी की पूरी वो ऑपरेट करेगी, ठीक है। सेकंड इसमें लिखा है, ये एक्सप्लेन करता है मैनेजमेंट की अप्रोच यूजिंग विच कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करेंगे कौन, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो कई टाइप की मैनेजमेंट अप्रोच होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अप्रोच होती है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ठीक है। एक अप्रोच होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक अप्रोच होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो किस मैनेजमेंट अप्रोच का यूज करके सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी को डायरेक्ट या कंट्रोल करेंगे, वो आपको कौन बताता है, गवर्नेंस बताता है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई एक मैनेजमेंट अप्रोच का आपको एग्जांपल लेना है तो लेट्स से कि आपका स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या करते हैं, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है ना, वो विजन और मिशन सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम उनको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग किस चीज को लेकर के कि रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में आ जाएगी। और क्या करते हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन और अलाइनमेंट करते हैं। कम्युनिकेशन और अलाइनमेंट मतलब पूरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको विजन और मिशन के बारे में बताते हैं सो दैट वो भी उस चीज के साथ जुड़ सके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर करी जाती है, बट ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको बता दिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार मतलब क्या है मैनेजमेंट अप्रोच का, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सारी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मिल करके आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करते हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, जो भी कस्टमर की नीड्स है, ठीक है, जो भी कस्टमर चाहता है उसको ध्यान में रख करके अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करते हो। आपका फोकस होता है कि क्वालिटी जो है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वो टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए।
तो उस पर आपका फोकस रहता है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स जो है उस पर आपका फोकस इसके अंदर रहता है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। मैनेजमेंट अप्रोच के क्या एग्जाम्पल्स हैं, और ये गवर्नेंस जो है ये आपको एक्सप्लेन करता है कि कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करी जा रही है। देन थर्ड इसके अंदर बोला, इट हेल्प्स टू एंश्योर कि एक्यूरेट और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जाए टाइमली मैनर में टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके, इसीलिए टाइमली बेसिस पे हो सके, इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करी जाए, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन शेयर करी जाए, ठीक है, टाइमली बेसिस पे, ठीक है, सही समय पे सही जानकारी, ठीक है, सिंपल अगर बोले तो ये कौन फैसिलिटेट करता है, गवर्नेंस फैसिलिटेट करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस स्ट्रांग है, इट मींस कि कम्युनिकेशन जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, प्रॉपर है। तो वन ऑफ द एलिमेंट इज दिस, ठीक है। एंड फोर्थ इसमें लिखा है, इट प्रोवाइड्स कंट्रोल मैकेनिज्म्स टू एंश्योर दैट स्ट्रेटजीज आर कैरिड आउट प्रॉपर्ली। तो कंट्रोल मैकेनिज्म्स का मतलब क्या हुआ, देखो कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब है कि आप है ना इसका यूज करके ये समझ सकते हो कि जो आपका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और जो आपकी अभी करंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके बीच का गैप कितना है, और फिर उसको जब आप समझ गए कि यार उनके बीच का गैप कितना है, यू कैन टेक करेक्टिव मेजर्स उसको सही करने के लिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कंट्रोल मैकेनिज्म का, ठीक है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इसका एक एग्जांपल है। इसमें आप क्या करते हो ना, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस स्कोर कार्ड के अंदर 4 पर्सपेक्टिव होते हैं बेसिकली इसके अंदर। पहला पर्सपेक्टिव होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सेकंड होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, थर्ड होता है इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेटेड, और फोर्थ जो है वो होता है ट्रेनिंग वगैरह और इससे रिलेटेड, ठीक है, लर्निंग उससे रिलेटेड रहता है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा, मेजर्स डिसाइड करे और इनिशिएटिव्स डिसाइड करे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यार मेरे को मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की वो 10% से बढ़ानी है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट कर रहे हैं कि यार जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज करनी है 10% से। इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं कि आप ट्रैक करो, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ आपकी कैसी है, आपका प्रॉफिट का मार्जिन कैसा है, ठीक है, कॉस्ट आपकी अभी कितनी है, ठीक है, ये सब आप क्या करोगे इसके अंदर ट्रैक करोगे। इनिशिएटिव आप क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला यार कॉस्ट हमारी बहुत हाई है, ठीक है, मेजर्स के बाद में ट्रैक करने के बाद, तो आप कॉस्ट कटिंग करोगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार कॉस्ट वगैरह सब सही है, हमको ना फोकस करना चाहिए न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे, वो आपका इनिशिएटिव हो गया कि नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे आप जनरेट कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, उस पर आपका फोकस रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी जो करंट रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमली यूज नहीं कर रहे, तो आप ऑप्टिमली यूज करने पे फोकस करोगे, तो ये क्या होगा, इनिशिएटिव्स हो गए। अब जब आपको पता है कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और मैं किस तरीके से उसको अप्रोच करने वाला हूँ, मेरे इनिशिएटिव्स क्या होंगे उसको अचीव करने के लिए, तो एक्चुअली में जो आप करोगे आप उसको कंपेयर कर सकते हो जो आपने डिसाइड करा था उसके साथ में, इन जो भी गैप होगी उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म का काम करता है। तो गवर्नेंस इन चारों चीजों में जो है मदद करता है, या ये चारों चीजें जो है गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है, जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है वो, कि बीओडी ने किस तरीके से स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करा हुआ है कंपनी को। मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो आपको समझ में आती है इससे कि मैनेजमेंट में जो जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं वो किस तरीके से कंपनी को डायरेक्ट या कंट्रोल करने वाले। ये एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है टाइमली मैनर में, जिससे डिसीजन मेकिंग जो है वो फैसिलिटेट होती है। एंड इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। मैनेजमेंट अप्रोच और कंट्रोल मैकेनिज्म आपको क्लियर है। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट जो है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है यार। इसमें अलग अलग टाइप्स की जो रिस्क होती है ना, आप उसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, और उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो उनको सही करने के लिए, उससे डील करने के लिए, वो आप इसमें डिसाइड करते हो। इसमें 3 चीजें होती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, हम उसका इम्पैक्ट असेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर यार ये एक्चुअली में रिस्क जो है वो मटेरियलाइज हो गई तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी और दूसरा इम्पैक्ट भी, ऑपरेशन वाइज भी क्या क्या इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। एंड लास्टली आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे इस रिस्क की तरफ। रिस्पॉन्ड करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो
आपको ESG प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस वाला जो आपका पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, उसके अंदर वो चीजें जो है वो डिस्कस करी गई है। तो कुछ जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो आप रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकते हो यानी रिड्यूस कर सकते हो, उसके लिए आप मेजर्स ले सकते हो, ये एक तरीका हो सकता है रिस्पॉन्ड करने का। दूसरा तरीका हो सकता है आप अवॉइड करो। अवॉइड कैसे करोगे? आप वो काम ही मत करो जो विच विल लीड टू रिस्क, राइट। थर्ड, आप ट्रांसफर कर सकते हो रिस्क को। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रिस्क से डील करने के लिए, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। इन कंप्लायंस जो है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंप्लायंस का मतलब है जो भी लॉज वगैरह है, रेगुलेशंस वगैरह है, जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं, वो जो है उससे क्या करना, कंप्लाई करना, एडर टू द लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको कैसे अचीव करा जा सकता है, तो उसको अचीव करने की ना 4 स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अभी जो भी एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन है कंपनी के ऊपर, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि क्या क्या लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल है और उनमें क्या क्या कंप्लायंसेस दी हुई है। करंट लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना है, कितनी चीजों से आप कंप्लाई कर रहे हो, कितनी चीजों से आप कंप्लाई नहीं कर रहे, वो आपको समझना है। और फिर उसके बाद में आपको असेस करना है कि यार रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है और कितनी कॉस्ट हमको इनकर करनी पड़ेगी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। और वो जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, आप क्या करते हो ना, आप उसको कंपेयर करते हो, किसके साथ में आप कंपेयर करते हो, जो कंप्लायंस के लिए आपने डिसाइड कर रखा है कि हम इतनी कॉस्ट इनकर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपको पता चल जाता है कि कैसे हमको प्रायोरिटाइज करना है, पहले हमको कौन सी नॉन कंप्लायंस की जो पॉसिबिलिटी है उसको उससे डील करना है या फोकस करना है, ठीक है। पहले किस चीज पे फोकस करना है, वो प्रायोरिटी आप जो है वो डिसाइड कर पाते हो। तो यही फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि असेस कर लिया आपने रिस्क को, पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस को अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस टू अचीव कंप्लायंस। इसके बाद में आप प्रायोरिटाइज करोगे फंड और इनिशिएट करोगे क्या चीज, करेक्टिव एक्शन। तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि यार नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस फॉर कंप्लायंस, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी कि यार इस पे हमको फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स फॉलो करके जो कंप्लायंस है उसको अचीव करा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें नीचे मैंने एक क्वेश्चन अलर्ट डाला हुआ है कि आपको नोट लिखने को आ सकता है तो जीआरसी के ऊपर, ठीक है, या फिर वो ये पूछ लेंगे कि कंपनी को किस तरीके से मदद करता है। दोनों ही केसेस में आपको एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। कंपनी को कैसे हेल्प करता है, इसके कुछ पॉइंट्स ऊपर भी दिए जो अभी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। जो ये वाला ऊपर 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, इसमें क्या बोला है सबसे पहले पॉइंट में कि जो जीआरसी है उसका मतलब है कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इन 3 एलिमेंट्स को, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस को हर एक डिपार्टमेंट की प्रोसेस में क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इंटीग्रेट करने का मतलब इनकॉर्पोरेट करना, कि यार जब भी कोई डिपार्टमेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट करेगा तो इन 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रख करके करेगा, ठीक है। इन 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रख करके अपना काम जो है वो कैरी आउट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के लिए आईटी डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आईटी डिपार्टमेंट जो है, आईटी डिपार्टमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या चीज करेगा, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या चीज करेगा और कंप्लायंस से रिलेटेड क्या चीज करेगा। सो गवर्नेंस से रिलेटेड आईटी डिपार्टमेंट को क्या करना है कि आईटी डिपार्टमेंट जो भी स्ट्रेटेजीज बनाए वो अलाइंड होनी चाहिए विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ये पहली चीज, ये करना है उसको। दूसरा क्या करना है, रेगुलरली कम्युनिकेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में। रेगुलरली कम्युनिकेट क्यों करना है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में, जिससे उनकी नीड समझ में आ सके और फिर उसके अकॉर्डिंग आईटी से रिलेटेड क्या लिए जा सके, इनिशिएटिव्स लिए जा सके, ठीक है। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर से रिलेटेड क्या चीज करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, यही हमने पढ़ा था उसमें, है ना। जो मेन पॉइंट हमने पढ़ा था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल रिस्क आईटी डिपार्टमेंट के केस में, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम फेलियर हो सकता है, जो करंट सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो फेल हो जाए, ठीक है। या जो डेटा सिक्योरिटी है वो एक रिस्क हो सकती है कि ब्रीच ऑफ डेटा सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है, सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो सकता है, जो करंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है कंपनी, ठीक है, जो भी आईटी डिपार्टमेंट उस कंपनी का यूज कर रहा है करंट टेक्नोलॉजी, वो ऑब्सोलीट हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसमें आप इसका आइडेंटिफिकेशन करोगे रिस्क का, जो भी रिस्क फेस कर रहे हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको असेस करेंगे। असेस करते वक्त हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि फाइनेंशियल इंपैक्ट कंपनी के ऊपर क्या आ सकता है, ऑपरेशनल इंपैक्ट भी और फाइनेंशियल इंपैक्ट, ठीक है, दोनों चीजें हम यहाँ पर असेस करेंगे कि इस रिस्क का क्या इंपैक्ट हो सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड तैयार कर लेंगे। जैसे डेटा सिक्योरिटी की अगर रिस्क आपने आइडेंटिफाई करी तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, इंक्रिप्शन वगैरह यूज करने पड़ेंगे। तो ये चीज जो है इसके अंदर
आ जाएगी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कंप्लायंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा प्राइवेसी को लेकर के या सिक्योरिटी को लेकर के लॉस बनाए गए हैं, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं उससे रिलेटेड आपको कंप्लायंस जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये काम किसका हो जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट का हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये जो जीआरसी इसको आपने क्या कर दिया, इन द प्रोसेस ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, डे टू डे जो भी आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसमें आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सेकंड इसमें एक पॉइंट लिखा है कि जीआरसी जो है ना वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है, रिस्क रिड्यूस करता है और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, रिस्क तो हमको समझ में आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट में हम सब असेस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, तो रिस्क हमारी कम हो ही जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होता है, कॉस्ट का भी इसी से रिलेशन है। ठीक है, कि रिस्क अगर आपकी कम हो गई तो जो नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ सकती थी वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट हो गई जो आप सेव कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की कॉस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की कॉस्ट कैसे, कि जब है ना जीआरसी इंप्लीमेंट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो सारी चीजें ना यूनिफाइड हो जाती है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो जो भी रिडंडेंसी होती है, ठीक है, वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो आपको इनकर नहीं करने पड़ते, उससे भी आपकी कॉस्ट सेविंग्स जो है वो होती है। और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कैसे रिड्यूस होता है, से फॉर एग्जाम्पल जैसे सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को ना कोई कॉमन रिस्क फेस हो रही है लेट से। ठीक है, उस कॉमन रिस्क का एक बार असेसमेंट कर लिया और सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करा, शेयर कर दिया। अब सारे डिपार्टमेंट्स को इंडिविजुअली अपने लेवल पे असेसमेंट करने की जरूरत नहीं, तो वो एक ही बार एफर्ट जो है वो लिया जा रहा है टुवर्ड्स दैट असेसमेंट। सब डिपार्टमेंट्स को अलग अलग नहीं करना पड़ रहा सेम चीज के ऊपर। दैट इज व्हाट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज, की एक ही चीज पे 17 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन क्या होता है, ऑफ एफर्ट। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉमन असेसमेंट करा, सभी डिपार्टमेंट्स को शेयर कर दिया। और इसी के बाद जो लास्ट लाइन लिखी है वो यही है कि इसकी इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए जीआरसी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और आप चाहते हो कि जीआरसी हमको इफेक्टिव रिजल्ट्स दे, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि कंपनी वाइड कॉपरेशन होना चाहिए। कंपनी वाइड कॉपरेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब साथ में मिलकर के काम करें। ठीक है, तो ये आपका पूरा जीआरसी का जो है टॉपिक है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट ये है कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीसीएफ। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसमें आप देखो सबसे पहले दिया है कंप्लायंस चार्ट। ठीक है, कंप्लायंस चार्ट में क्या बोला है कि ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू किसका, जितने भी एप्लीकेबल लोकल, स्टेट, सेंट्रल, इंटरनेशनल लॉज है, जितने भी लॉज एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है ना वो आपको एक जगह मिल जाता है। ठीक है, सारी चीजें, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑपरेशन, तो आप एक जगह पे सारा लिख लेते हो कि यार हमारे ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल है, इन लॉज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, वो रिक्वायरमेंट्स को कब कब पूरा करना है, कौन पूरा करना है, वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो दिया है, ठीक है, इसमें दिया है हाउ द कंप्लायंस इट आउटलाइंस, ये बताता है कि किस तरीके से कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज को प्लेस करा गया बिजनेस प्रोसेसेस में। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कंप्लायंस आप कर रहे हो इन द कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो बिजनेस प्रोसेस है वो क्या हो गई, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, वन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस की कस्टमर को ऑनबोर्ड करवाना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे जेरोदा या एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप अकाउंट खुलवा के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उनकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपनी डिटेल्स दो पर्सनल, ठीक है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यही उसी चीज की बात कर रहे हैं, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, कंप्लायंस एक्टिविटी क्या कर सकते हैं हम, कंप्लायंस एक्टिविटी ये कर सकते हैं रिस्क मिटिगेशन के लिए। ठीक है ना, जो कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी है, ये वो वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कंप्लायंस एक्टिविटी का मतलब रिस्क मिटिगेशन के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सप्लिसिट कंसेंट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑब्टेन करना मतलब कि कस्टमर से हम बोल रहे हैं कि आप अपना कंसेंट दे रहे हो अपनी सारी जानकारी जो है, पर्सनल जानकारी, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ शेयर करने के। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ये रेजर पे का एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, 1:1 कॉल के पर्पस के लिए। तो इसमें आप देखोगे यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है पेन मेरा नहीं चल रहा है इसके ऊपर, बट यहाँ पर लिखा हुआ है यू अग्री टू शेयर इंफॉर्मेशन एंटर्ड ऑन दिस पेज विथ हर्षदेव चौधरी, ओनर ऑफ दिस पेज, एंड रेजर पे एग्रीइंग टू एप्लीकेबल लॉज। आप अपना कंसेंट दे रहे हो, जब आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालोगे तो यू आर गिविंग योर कंसेंट कि ये जो भी जानकारी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो किसके साथ शेयर कर दी जाए, जो इस पेज का ओनर है उसके साथ शेयर कर दी जाए। तो ये इसका एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे जो भी वेबसाइट्स हैं, एप्स है, जब भी आप यूज करते हो तो ये चीज होती है।
ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, किसका, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन का, कि आप ऑब्टेन कर लो एक्सप्लिसिट कंसेंट जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए, कस्टमर ने खुद ने ही बोला था कि यार हाँ वो रेडी अपना डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया अपना जो कंप्लायंस का रिस्क है उसको कम करने का। अगर बाद में आपके ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह होती है उस चीज को लेकर, तो आप शो कर सकते हो कि देखो हमने तो एक्सप्लिसिट कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कंप्लायंस एक्टिविटी, डेटा इंक्रिप्ट कर सकते हो आप, कस्टमर का डेटा इंक्रिप्ट करके रखो तो यू कैन शो कि यार नहीं हमने तो प्रॉपर मेजर्स लिए थे। तो ये इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद अगला पॉइंट जो इसके अंदर दिया है वो बोला इट हेल्प्स बिजनेस इन मीटिंग इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली जब आपके सामने सारी चीजें आ गई कि यार कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस टाइम तक उसको पूरा करना है, तो आप जो है अपनी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को टाइमली मैनर में क्या कर पाओगे, फुलफिल कर पाओगे। अगर कंप्लायंस चार्ट का मैं आपको एग्जांपल शो करूं तो यहाँ पर आप आओ, ये प्राइवेट कंपनी के लिए बनाया गया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है हेडिंग में, कंप्लायंस चार्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। पुराना है बट हम तो एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कैसा होता है। तो इसमें आप देखो लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पर्टिकुलर्स जो है वो आपको बता दिए कि किस किस कंप्लायंसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जम्प्टेड डिपॉजिट रिटर्न, उसका फॉर्म कौन सा है, आरओसी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट की डेट, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको पता चल जाता है, और ये आपको पता चल गया तो आप आसानी से अपनी कंप्लायंसेस क्या कर पाते हो, पूरी कर पाते हो। उसमें सारी कंप्लायंस की डिटेल्स जो उन्होंने डाली हुई है। एंड लास्टली इट रिफ्लेक्ट्स की एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस कैलेंडर जो फॉलो करना है एंड परफॉर्म बाय अ बिजनेस यूनिट टू मैनेज इट्स कंप्लायंस रिस्क। वही बात है ये कि आपको पता है कि किस, देखो कंप्लायंस कैलेंडर का मतलब क्या हुआ, किस डेट पे कौन सी कंप्लायंस करनी। ठीक है, वो आपने पहले ही बना करके रखा है, तो जैसे ही वो डेट आई आपको पता चल गया यार अच्छा इस डेट पे ड्यू डेट है, कंप्लायंस ये वाली कंप्लीट करनी है, आप कंप्लीट कर लो। तो जो भी आपकी ऑब्लिगेशन होती है ना वो इफेक्टिवली आप डिस्चार्ज कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्लायंस चार्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करता ये। ठीक है, क्या 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 इसमें कीवर्ड्स हैं हमारे लिए, एक तो ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है जितने भी लॉज एप्लीकेबल है उसका। ठीक है, आउटलाइन कर देता है कि कैसे आप कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी को प्लेस कर रहे हो बिजनेस प्रोसेसेस में, जो हमने कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक प्रोसेस देख ली कि उसके अंदर क्या क्या मिटिगेशन एक्टिविटी हो गई, कस्टमर का कंसेंट लेना, डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स बिजनेसेस इन मीटिंग इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ, सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, उनकी तरफ जो भी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बनती है वो आप पूरी कर पाते हो। एंड लास्टली की एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट होती है इससे, और कंप्लायंस कैलेंडर जो है वो आपको मिल जाता है कि यार किस टाइम पर हमको कौन सी कंप्लायंस जो है वो पूरी करनी है, एंड आप एडवांस में उसके लिए रेडी रहते हो। ठीक है, सेकंड इसमें आता है कंप्लायंस एडवाइजरी। ठीक है, कंप्लायंस एडवाइजरी जो है वो क्या करता है, इट एडवाइसेस ऑन द कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, किस तरीके से कंप्लायंसेस करना है, और नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये आपको इसमें पता चलता है। ठीक है, कंप्लायंस एडवाइजरी से ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू इवेलुएट देयर कंप्लायंस फंक्शन, प्रिवेंट कंप्लायंस ब्रीचेस। ठीक है, एक तो कंप्लायंस फंक्शन जो है आपका वो कैसे काम कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा वो समझना। दूसरी चीज, आप जो भी ब्रीचेस हो सकते हैं, ठीक है, इसको लेके कंप्लायंस को लेके, यानी जो नॉन कंप्लायंसेस हो सकते हैं आप उसको प्रिवेंट कर पाते हो, और आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो क्विकली एंड इफेक्टिवली जब भी कोई ब्रीच ऑकर होता है। तो अगर पहले तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि यार ना ही हो, अगर हो गया तो फिर आप इफेक्टिवली उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर पाओ, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये इसमें मदद करता है। इसका भी एक एग्जांपल शो करता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड लेट से कंप्लायंस एडवाइजरी है, तो इसमें क्या बोले, इमेजिन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब्जेक्ट टू वेरियस एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशंस लगते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। The company is committed to sustainable and environmentally responsible practices. To ensure compliance with environmental laws, the organization establishes a compliance advisory role. तो अब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कि सबसे पहले एनालिसिस करना, रेगुलेटरी एनालिसिस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से लॉज हैं प्लस उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इंक्लूड्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू वेस्ट, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, एमिशंस को किस तरीके से हैंडल करा जाएगा, रिसोर्स का यूज कैसे करा जाएगा।
तो ये रेगुलेशंस में बातें लिखी हुई है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी है, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना। सेकंड, पॉलिसी बनाना, ठीक है, इसको लेके कि अब इस मैनेज कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें। सो लीगल और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आपस में क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। कंप्लायंस एडवाइजर हेल्प करेगा टू डेवलप एंड अपडेट कंपनी पॉलिसीज टू अलाइन विद द लेटेस्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग गाइडलाइंस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट पे गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, एमिशंस कंट्रोल पे क्या बनाई जाएंगी, गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल पे क्या बनाई जाएगी, गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, कंप्लायंस एडवाइजरी जो है वो कर रहा है। और इससे समझ में आ रहा है कि यार हाँ, हमको क्या क्या चीजें पूरी करनी है, किस किस तरीके से पूरी करनी है। कंप्लायंस चार्ट में तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको इस टाइम तक पूरा करना है, लेकिन अब वो किस तरीके से होंगी, गाइडलाइंस क्या बनेंगी, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वो सब किसका काम है, कंप्लायंस एडवाइजरी का। तो ये इसमें लिखा है। फिर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होगा, जो भी कंप्लायंस ओनर होंगे, यानी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस डिस्चार्ज करने की, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको ये मैनेज करना है, कैसे ये डिस्चार्ज करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क असेसमेंट्स करे जाएंगे कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट जो भी हम पढ़ के आए कि इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है वो भी हम इसके अंदर समझते हैं, तो वो रिस्क असेसमेंट्स करे जाएंगे इसके अंदर। मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग करी जाएगी, ठीक है, रिपोर्टिंग करी जाएगी, जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, किसको कर रहे हैं हम, कंपाइलिंग एंड सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू रेगुलेटरी बॉडीज डिटेलिंग द कंपनीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, उनको हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। डेटा आ जाएगा इस पे, एमिशंस पे, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे, करेक्टिव एक्शंस क्या लिए गए वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया किसका, कंप्लायंस एडवाइजरी। देन उसके बाद कंप्लायंस स्कोर कार्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें आप कुछ नहीं करते हो, इसमें आप स्कोर असाइन कर देते हो कि ये वाला काम जो है वो कैसा हुआ है, उस पे अपने लेट से 10 में से कोई भी स्कोर डिसाइड कर लिया। कोई भी आप जो है स्कोर रख सकते हो, सब कंपनीज अपने अकॉर्डिंग करती हैं, इसका कोई ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा ही करना है, ठीक है। तीनों ही जो है कंप्लायंस चार्ट या एडवाइजरी या स्कोर कार्ड कंपनीज अपना अपना फॉलो करती है, ठीक है, इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये टूल है टू अंडरस्टैंड कि पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, कि यार इस चीज से कंप्लाई करना था बट इस चीज से कंप्लाई करा या नहीं करा, उस पर आप स्कोर दे देते, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाता है कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखना है आपको तो आप यहाँ पर देखो, ये एक रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉन्फिडेंस स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो इसमें आप देखो ऐसे सवाल होते हैं कि अवर कॉर्पोरेट लीगल एंटिटीज आर डिफाइंड एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मैप्ड टू दोज एंटिटीज, नॉट एट ऑल, समवॉट, यस, ये एक टेम्पलेट हो गया। ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, स्कोर कार्ड के। सेकंड हो गया, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर आइडेंटिफाइड एंड मैप्ड टू माय एंटिटीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, सेम वही, नॉट एट ऑल, समवॉट और यस। तो इसमें स्कोर दे दिया उन्होंने, नॉट एट ऑल को 1, समवॉट को 2 और यस को 3, ठीक है। और लास्ट में जाकर के इवेल्युएशन हो जाएगा, यहाँ पर दिखा है, अगर स्कोर टोटल स्कोर 14 to 24 आता है तो पुअर कंप्लायंस है, फेयर है, फेयर कंप्लायंस है अगर 25 to 33 के बीच में आता है तो, गुड माना जाएगा अगर 34 to 39 के बीच में आता है, और एक्सीलेंट माना जाएगा अगर 40 से 42 के बीच में आता है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ना समझ में आ जाता है हम अभी कंप्लायंस के टर्म्स में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। सेकंड, इट हेल्प्स टू क्विकली करेक्ट द नॉन कंप्लायंस, क्विकली करेक्ट द नॉन कंप्लायंस क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है स्कोर देने के बाद कि कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम अच्छा नहीं कर रहे, है ना। इन हर एक क्वेश्चन का जब आंसर दिया जाएगा, ठीक है, ये 12 जितने भी हैं, ठीक है, ये टोटल 14 क्वेश्चन, इनका आंसर देने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यार किसमें यस आ रहा है, किसमें समवॉट आ रहा है, किसमें नॉट एट ऑल आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी एफर्ट है वो टारगेट कर सकते हो, तो आप आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाते हो, है ना, क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रैकिंग ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर करेक्टिंग द नॉन कंप्लायंस, स्टेप्स ली गई या नहीं ली गई नॉन कंप्लायंस के लिए, वो भी जो है ट्रैक करने में ये आपकी मदद करता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि है ना पहले आपने एक कंप्लायंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करा हो, ठीक है, पिछले साल के लिए लेट से, उसमें आपने आइडेंटिफाई करा था कि यार है ना इस चीज, कोई भी एक चीज आपने आइडेंटिफाई करी कि लेट से इस फलाना फलाना कोई लॉ है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका फोकस होना चाहिए उस पर। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्लायंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करोगे, उसमें भी आप उसको एक स्कोर दोगे, आप दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करके देखोगे कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इफेक्टिव मेजर्स लिए गए या नहीं लिए गए, उसकी तरफ रिस्पॉन्स लिया गया या नहीं लिया गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो आपको इससे समझ में आ जाता है जब आप दो कंप्लायंस स्कोर कार्ड को ओवर द पीरियड ऑफ ईयर क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ये आपके तीनों कंपोनेंट्स, इस पे आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन वो जो है वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यहाँ तक हम इस लेक्चर को जो है वो आज रखेंगे, फर्स्ट वाले लेक्चर्स को।